हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 109 यानी तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं एवं संस्थाएं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 109। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि भारत और कनाडा में संघवाद की जो कार्य प्रणाली है इसकी तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो भारत का और जो कनाडा है, इसके अंदर, इन दोनों के अंदर आपकी संघवाद की जो कार्य प्रणाली है इसकी हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो देखो, संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य, जिसको हम प्रांत सरकारों के बीच में भी यहाँ पे किया जाता है। तो संघवाद क्या है? एक ऐसी पूरी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, जिसमें आपके जितना भी शक्तियों का विभाजन है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। भारत और कनाडा दोनों ही आपके क्या है, संघीय देश है, ठीक है। तो लेकिन दोनों की जो संघवाद की जो कार्य प्रणाली है इसमें कई समानताएं और कई अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनके समानताओं की, तो देखो, भारत और कनाडा में जो संघवाद है इसके अंदर हमें समानताएं देखने को मिलती है। जैसे आपका 2 स्तर की सरकार, यानी भारत और कनाडा में आपकी संघवाद की पहली विशेषता यहाँ पे क्या कहती है, या हम कह सकते हैं समानता क्या कहती है, कि यहाँ पे 2 स्तर की जो सरकार हमें देखने को मिलती है। यानी दोनों देशों में आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार भारत में भी हमें देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं प्रांत जो आपका कनाडा है इनकी सरकारों में भी देखने को मिलती है। तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में क्या करती हैं, कार्य करती है। वही लिखित संविधान की बात करें तो भारत और कनाडा दोनों का ही जो संविधान है वो आपका लिखित है, जिनमें आपकी केंद्र और राज्य, या हम कह सकते हैं प्रांतीय शक्तियों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, बताया गया है। वहीं स्वतंत्रता न्यायपालिका की अगर हम बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो देखो, दोनों देशों में ना सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके वो संविधान के यहाँ पे रक्षक माने जाते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होते हैं ना, उनका भी समाधान यहाँ पे कौन करता है, आपके सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे करते हैं। शक्तियों के विभाजन की बात करें तो देखो, दोनों देशों में संविधान के माध्यम से यहाँ पे विषयों का विभाजन यहाँ पे किया गया है, ताकि सरकारों के बीच अधिकारों का टकराव यहाँ पे कम हो। भारत और कनाडा की जो संघवाद की जो भिन्नताएं हैं इसको भी हम समझते हैं। तो अगर हम इसकी भिन्नताओं की बात करें तो देखो, पहली भिन्नता यहाँ पे क्या है कि केंद्र की शक्ति, यानी भारत में आपका जो केंद्र सरकार है ये अधिक शक्तिशाली है। आपातकाल की जो स्थिति है उसमें आपका जो केंद्र है वो राज्यों पर अधिक नियंत्रण कर सकता है। वहीं कनाडा में आपके प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है और वे अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से यहाँ पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पहली भिन्नता देखने को मिलती है केंद्र की शक्ति की। वहीं अगर हम दूसरी भिन्नता की बात करें तो देखो, अवशिष्ट शक्तियां, यानी भारत में जितनी भी आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। कनाडा में भी अधिकांश जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां होती है वो केंद्र के पास होती हैं, लेकिन व्यवहार में आपका जितने भी प्रांतों की जो भूमिका है वो इससे और भी ज्यादा आपकी मजबूत हो गई है। वहीं अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो देखो, भारत में
संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना वो अपेक्षाकृत यहाँ पे सरल है, और कई ऐसे जो संशोधन है वो संसद के द्वारा यहाँ पे किए जा सकते हैं। वहीं कनाडा में देखिए तो कनाडा में जो आपका संविधान संशोधन है ना, इसके लिए केंद्र और अधिकांश जो प्रांत है उनकी सहमति होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यक होता है, इसलिए इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अधिक जटिल है। वहीं अगर हम बात करें भाषा और संस्कृति की, तो देखो भारत में अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां हमें देखने को मिलती है, इसलिए संघवाद जो है वो राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का ये क्या है, एक माध्यम है। तो कनाडा में ना आपका कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ही भाषाएं क्या है आपकी प्रमुख है। विशेषकर आपका जो क्यूबेक प्रांत जो है इसकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, जो संघवाद की जो आपकी विशेषता है, या हम कह सकते हैं संघवाद को यहाँ पे एक विशेष महत्व देती है। वहीं अगर हम बात करें न्यायिक भूमिका की, तो देखो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना वो संविधान की व्याख्या कर उसको संघीय संतुलन बनाए यहाँ पे रखता है। वहीं कनाडा का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी यही कार्य करता है, लेकिन वहाँ के जितने भी आपके प्रांत है ना उनके अधिकारों की रक्षा पर ये ज्यादातर विशेष ध्यान देता है। भारत के जो संघवाद की जो विशेषता है अब वो क्या है, अगर हम इसको यहाँ पे समझे तो देखो भारत का जो संघवाद है ना वो सहकारी संघवाद यानी आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है, जहां आपका केंद्र और राज्य मिलकर यहाँ पे विकास कार्य करते हैं। हाल के वर्ष में यहाँ पे आपकी नीति आयोग, जीएसटी परिषद जैसे जितने भी संस्थान हैं इन्होंने यहाँ पे केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा दिया है। तो ये क्या है आपकी भारत के संघ की विशेषता है संघवाद की, ठीक है। तो कनाडा के संघवाद की विशेषता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कनाडा के अंदर आपका जो संघवाद है इसकी विशेषता क्या है, तो देखो कनाडा का जो संघवाद है ना वो प्रांतों को ज्यादातर क्या देता है, स्वायत्तता यहाँ पे देता है, ठीक है। स्वायत्तता पर ये अधिक आधारित होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन जैसे जितने भी विषय होते हैं इस पर प्रांतों को यहाँ पे व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे नीतियां बनाई जा सकती है। वहीं बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो भारत और कनाडा दोनों में ही आपकी क्या है संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन जो उनकी कार्य प्रणाली है ना वो अलग अलग है। ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से ये प्रभावित है। तो भारत में मजबूत केंद्र के साथ यहाँ पे जो सहकारी संघवाद की जो व्यवस्था है वो भी है, जबकि कनाडा में आपकी प्रांतों की जो सत्ता है ये अधिक है। और दोनों देशों का जो उद्देश्य है ना वो यही है कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना और लोकतांत्रिक शासन को यहाँ पे मजबूत बनाना भी क्या है, यहाँ पे इनकी दोनों का ही क्या है उद्देश्य है। वहीं अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करें अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि राजनीतिक दलों की विशेषताओं एवं उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखो राजनीतिक दल जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो यह जो होते हैं ना वो ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जिनकी विचारधारा और उद्देश्य आपके समान होते हैं, ठीक है, सेम ही होते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो है ना वो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, और वे जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का भी क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें राजनीतिक दलों की विशेषताओं की, तो देखो यहाँ पे पहली विशेषता क्या है कि संगठित समूह, यानी राजनीतिक दल जो है वो एक व्यवस्थित संगठन होता है जिसमें आपके अध्यक्ष, सचिव, कार्यकर्ता और सदस्य होते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं, दल के उद्देश्यों को यहाँ पे पूरा करने के लिए काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें समान विचारधारा की, तो यहाँ पे समान विचारधारा भी हमें देखने को मिलती है, यानी एक राजनीतिक दल के सभी सदस्य किसी ना किसी समान नीति या सिद्धांत या हम कह सकते हैं विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और यही विचारधारा आपकी क्या होती है, दल की यहाँ पे पहचान बनती है। सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य, यानी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि चुनाव जीतकर सरकार बनाना और अपनी नीतियों को यहाँ पे लागू करना ही क्या है, आपका सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य है, या हम कह सकते हैं राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं अगर हम बात करें जनता का समर्थन प्राप्त करना, यानी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं और विचारों का यहाँ पे प्रचार करते हैं
ताकि अधिक से अधिक लोग जो है, अधिक से अधिक लोगों का उन्हें वहाँ पे समर्थन जो है वो मिल सके। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो संविधान और कानून का पालन, यानी लोकतांत्रिक देशों में ना आपके राजनीतिक दल जो है वो संविधान और कानून के अनुसार ही यहाँ पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गतिविधियों को यहाँ पे क्या करते हैं, संचालित करते हैं, चलाते हैं। तो यहाँ पे संविधान और कानून का भी पालन हमें देखने को मिलता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो देखो, राष्ट्रीय और जनहित का ध्यान, यानी एक अच्छा राजनीतिक दल केवल अपने हितों के लिए यहाँ पे नहीं है, बल्कि देश और समाज के विकास के लिए भी वो कार्य करता है। तो वही आपका राष्ट्रीय और जनहित का यहाँ पे क्या दिखाता है, ध्यान दिखाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें राजनीतिक दलों के कार्यों की तो देखो, पहला काम क्या होता है राजनीतिक दलों का, चुनाव लड़ना। ठीक है, तो राजनीतिक दल विभिन्न चुनावों में अपने उम्मीदवारों को यहाँ पे खड़ा करते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। ठीक है, और चुनाव जीतने पर वो सरकार भी यहाँ पे बनाते हैं। वही बात करें सरकार का गठन, यानी जिस दल या हम कह सकते हैं जिस दल या गठबंधन को यहाँ पे बहुमत मिलता है वो क्या करता है, आगे चलकर सरकार बनाता है और देश या राज्य का जो प्रशासन है वो चलाता है। जनमत का निर्माण, यानी राजनीतिक दल जो है विभिन्न मुद्दों पर जनता को यहाँ पे जागरूक करते हैं, लोगों की राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जनमत का जो निर्माण है वो भी हमें होता हुआ नजर आता है। अगला पॉइंट जो है आपका, जनता और सरकार के बीच सेतु, यानी राजनीतिक दल जो है वो जनता की समस्याओं और मांगों को यहाँ पे सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, जनता को पहुंचा रहे हैं। तो ये एक तरीके से जनता और सरकार के बीच में राजनीतिक दल जो है वो सेतु का कार्य कर रहे हैं। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, विपक्ष की भूमिका निभाना, यानी जो दल आपके सत्ता में नहीं होते ना वो विपक्ष कार्य करते हैं और वे राजनीतिक नीतियों की समीक्षा करते हैं और गलत निर्णयों का यहाँ पे क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे आपका लोकतंत्र क्या होता है, और भी ज्यादा मजबूत होता है। नीतियों और योजनाओं का निर्माण, अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, उनके निर्माण की बात करें तो देखो, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, देश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक उन्नति के लिए नई नई आपकी योजनाएं और नीतियां यहाँ पे बनाते हैं, या हम कह सकते हैं तैयार करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक दल जो है आपका नीतियां बनाने और योजना बनाने का भी कार्य यहाँ पे करते हैं। वही बात करें अगर हम राजनीतिक शिक्षा देना, यानी राजनीतिक दल जो है वो नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति यहाँ पे जागरूक करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की तो देखो, राजनीतिक दल जो है ना, राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। वो जनता की इच्छाओं को सरकार तक यहाँ पे पहुँचाते हैं, चुनावों के माध्यम से सरकार बनाते हैं और देश के विभिन्न महत्वपूर्ण योगदान भी यहाँ पे वो देते हैं। साथ ही आपका सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ पे मजबूत भी बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के आधार पर यहाँ पे क्या मानी जाती है, उसका एक स्तंभ मानी जाती है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखो, राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये जनता सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जो है वो आपके चुनाव भी लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उसको सरकारों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों प्रणालियों में आपके जो राजनीतिक दलों की जो भूमिका है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उनके जो कार्य है, इनका कार्य करने का जो तरीका है ये भी यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग होता है। तो किस तरीके से होता है चलिए समझते हैं। यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में जो राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का यहाँ पे अधिकार होता है। यहाँ कई
आपके राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं और जनता का समर्थन यहाँ पे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वहीं आपका पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करना, यानी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों और समुदायों की यहाँ पे समस्या को सामने लाते हैं, उनके हितों की यहाँ पे रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वहीं चुनावों में ये चुनाव में भी भाग लेते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी आपके राजनीतिक दल होते हैं ना, वो चुनाव लड़ते हैं, जनता के वोट से सरकार बनाते हैं। इससे लोगों को अपनी पसंद की जो सरकार चुनने का जो मौका है, जो अवसर है, ये भी मिलता है। वही बात करें सरकार का गठन करना, यानी ये सरकार का गठन किस प्रकार से करते हैं राजनीतिक दल, तो देखो जिस दल या गठबंधन को सबसे ज्यादा यहाँ पे बहुमत मिलता है वो ही आगे चल के क्या बनाता है, सरकार बनाता है और देश का प्रशासन चलाता है। वही बात करें विपक्ष की भूमिका निभाना, यानी जो दल सरकार में नहीं होते, ठीक है, जो दल सरकार में नहीं होते वो विपक्ष का यहाँ पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं और उस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनकी समीक्षा करते हैं और गलत निर्णयों का यहाँ पे क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे आपकी जो सरकार है ना वो जवाबदेही यहाँ पे बनी रहती है। वही स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें राजनीतिक जागरूकता फैलाना, यानी राजनीतिक दल जो है वो जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे जागरूक करते हैं। विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ पे लोगों की जो भागीदारी है वो भी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में जो आपके राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो क्या है, तो देखो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ना, इसमें सत्ता कुछ लोगों या सेना या एक ही दल के हाथ में आपकी होती है। तो यहाँ जनता की जो भागीदारी है वो आपकी सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, और राजनीतिक दलों को जो स्वतंत्रता है वो भी यहाँ पे कम मिलती है। तो पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि सत्ता को बनाए रखना, यानी ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, और अक्सर एक ही दल जो है वो लंबे समय तक यहाँ पे शासन करता है। सरकार की नीतियों का समर्थन करना, यानी गैर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जो है वो सरकार की नीतियों का यहाँ पे समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ खुलकर यहाँ पे विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका समर्थन भी किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की, तो देखो सीमित राजनीतिक भागीदारी, ये पॉइंट आपका क्या कहता है कि जनता को ना यहाँ पे चुनाव या राजनीतिक गतिविधियों में सीमित अवसर मिलते हैं, और कई बार जो चुनाव जो है ना वो केवल आपकी औपचारिकता यहाँ पे बनकर रह जाते हैं। तो इस तरीके से जनता की जो भागीदारी है, या हम कह सकते हैं जो सीमित राजनीतिक भागीदारी है, वो हमें देखने को मिलती है। तो विपक्ष पे नियंत्रण, यानी ऐसी व्यवस्थाओं में ना विपक्षी दलों की जो गतिविधियां हैं इस पे भी प्रतिबंध यहाँ पे लगाया जा सकता है, या उन्हें कमजोर यहाँ पे किया जा सकता है, जिससे सत्ता का जो परिवर्तन है वो आपका और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। वही अगर हम बात करें सरकारी विचारधारा का प्रचार, यानी ये क्या होता है, अगर हम बात करें सरकारी विचारधाराओं के प्रचार की, तो सरकारी जो दल हम कह सकते हैं राजनीतिक दल जो है वो सरकार की विचारधारा और नीतियों का यहाँ पे क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, तथा जनता से उनका पालन करने की अपेक्षा भी करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ना एक इजी वे में आपके लिए यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के बीच में जो अंतर है वो बताए हैं। तो एक साइड पे आपको लोकतांत्रिक प्रणाली दी है और दूसरी तरफ आपको गैर लोकतांत्रिक प्रणाली दी है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में आपके अनेक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, वहीं गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में अक्सर एक ही दल का यहाँ पे आपको प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, वहीं गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में आपके चुनाव जो हैं वो सीमित होते हैं या नियंत्रित हो सकते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में आपकी विपक्ष को यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, वहीं आपका गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष की जो भूमिका है वो कमजोर होती है या फिर आपकी सीमित होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में आपकी जनता की भागीदारी अधिक होती है, वहीं गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में आपकी जनता की भागीदारी कम होती है।
वहीं अगर हम बात करें आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली की, तो जनता जो है ना, सरकार जो है वो जनता के प्रति इसमें जवाबदेही होती है। वहीं गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार पर सरकार पर जो जनता का जो नियंत्रण है वो कम होता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि राजनीतिक दल जो है ना, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए यहाँ पे आवश्यक होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में वे जनता की आवाज बनकर लोकतंत्र को यहाँ पे मजबूत करते हैं। गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में उनकी जो भूमिका है वो अक्सर सत्ता को बनाए रखने, सरकारी नीतियों का समर्थन करने तक ही सीमित रहती है। इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ना स्वतंत्र, सक्रिय और जिम्मेदारी जो आपके राजनीतिक दलों का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्या आप मानते हैं कि लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है? व्याख्या कीजिए। तो देखो, लोकतंत्र वे शासन प्रणाली है जिसमें देश की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का यहाँ पे चुनाव करती है, और वहीं प्रतिनिधि क्या करते हैं, आगे चलकर सरकार चलाते हैं। तो लोकतंत्र का यहाँ पे मुख्य सिद्धांत क्या है कि जनता का या जनता के द्वारा या जनता के लिए यहाँ पे शासन, वही आपका क्या कहलाता है, लोकतंत्र का यहाँ पे मुख्य सिद्धांत कहलाता है। तो आज भी ना दुनिया के अनेक देशों में आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने विचार रखने और सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। तो वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें कि लोकतंत्र सरकार को यहाँ पे सर्वोत्तम क्यों माना जाता है, सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है, तो देखो इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो जनता की भागीदारी है ना वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। यानी लोकतंत्र में हर वयस्क जो नागरिक है उसको मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोग अपने पसंद के उम्मीदवार को यहाँ पे चुनकर सरकार बनाते हैं। इससे जो जनता की जो शासन है ना, शासन में सीधी भागीदारी भी होती है, या हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष भागीदारी भी हमें देखने को मिलती है। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है, समानता का सिद्धांत। यानी आपका समानता के सिद्धांत की बात करें तो देखो, लोकतंत्र में ना सभी नागरिक जो हैं वो कानून की नज़र में आपके समान होते हैं। जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को समान अवसर और अधिकार यहाँ पे मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो मौलिक अधिकारों की रक्षा। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना नागरिकों को यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पे होती है, अन्य मौलिक अधिकार जो होते हैं वो उसे प्राप्त होते हैं। तो यदि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यायालयों की यहाँ पे सहायता ले सकते हैं। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपका उत्तरदायी सरकार। यानी लोकतंत्र में ना सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती तो अगले चुनाव में ना जनता उसे बदल सकती है। इससे सरकार जो है जनता के हित में ही काम करने का ज्यादातर प्रयास करती है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो शांतिपूर्ण परिवर्तन। यानी लोकतंत्र में ना यहाँ पे सत्ता का जो परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन जो है वो चुनावों के माध्यम से यहाँ पे आपका शांतिपूर्वक होता है। इससे हिंसा, संघर्ष की जो संभावना है वो बहुत कम होती है और देश में आपकी स्थिरता बनी रहती है। तो लोकतंत्र की कुछ सीमाएं भी हैं। हालांकि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना जाता है, फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी है, चलिए समझते हैं। तो देखो, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो कभी कभी इसमें धीमी होती है। चुनाव में धन बल जो है और जो बाहुबल जो है वो हमें देखने को मिलता है, उसका प्रभाव। ठीक है, कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के यहाँ पे मतदान कर देते हैं। राजनीतिक दल कई बार जनता के हितों से अपने हितों को यहाँ पे ज्यादातर प्राथमिकता देते हैं। तो इन कमियों के बावजूद ना लोकतंत्र में सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जनता अपनी आवाज उठाकर यहाँ पे व्यवस्था को यहाँ पे बेहतर बना सकती है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि मेरे विचार से ना लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें जनता को यहाँ पे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। ये नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता, समान अवसर प्रदान करता है तथा सरकार को यहाँ पे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। कुछ इसमें कमियां हमें देखने को मिलती है, लेकिन उन्हें शिक्षा, जागरूकता और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
इसलिए लोकतंत्र केवल आपका एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय पे आधारित जीवन जीने का एक आदर्श माध्यम भी है।